तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया था। उसमें जो एक टर्म यूज हुआ था जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो है इंटरनल एनर्जी। इसमें हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में ही समझने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है? मान लेते हैं कोई सिस्टम है अपना और ये सिस्टम रेस्ट में है, ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। सिस्टम मतलब ये पूरा कंटेनर जो है अपना सिस्टम है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रेस्ट में है, ये कंटेनर मूव नहीं कर रहा। हाँ, इसके अंदर डेफिनेटली जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, उनकी बात नहीं कर रहे कि वो गैस पार्टिकल रेस्ट में है, बट ये सिस्टम रेस्ट में है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। हाँ, जो ग्रेविटी है वो ऑफ कोर्स वहाँ रहेगी, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाया है। तो ये सिस्टम रेस्ट में होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। उस समय इस सिस्टम की अपनी खुद की एक इनहेरेंट एनर्जी होगी। इस सिस्टम की खुद की एनर्जी कई वजहों से होगी, उन्हीं सभी एनर्जी का सम जो है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर किस किस तरह की एनर्जी होंगी? अब ये गैस पार्टिकल जो मूव कर रहा है, उस गैस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, वो जो मूवमेंट है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा। वो मूवमेंट कई तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है वो रोटेट भी कर रहा होगा, वो वाइब्रेट भी कर रहा होगा। तो तीन तरह के काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा। इसके अलावा जो गैस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उन इंट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसके अलावा गैस जो है वो एटम से मिलकर बना होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की अपनी एक एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो होगा। कि बाहर जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसका अपना एक एनर्जी होता है। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, बोर्ड एटॉमिक मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई। तो बहुत तरह की एनर्जी होंगे इसके अंदर, और उन्हीं सारे एनर्जीज का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। जरा आप देखें, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। It is the sum of all the different form of energy inherent in a system which is at rest and in absence of external field। वो एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और भी कई तरह के एनर्जीज हो सकते हैं, लेकिन इतना अपने समझने के लिए मोर देन सफिशियंट है ना। अब यहाँ पर देखें, काइनेटिक एनर्जी जो है ये तीन प्रकार का होगा, है ना, इसको आगे हमने क्लासिफाई किया है। यहाँ देखें, तीन तरह के काइनेटिक एनर्जी हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में भी बता रहा हूँ, ये आगे बहुत काम आएगा, कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। यदि आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब अगला है पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/R। आर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब आप मॉलिक्यूल को दूर दूर करेंगे ना तो आर चेंज होगा, या मॉलिक्यूल को पास पास लाएंगे तो आर चेंज होगा। तो बेसिकली जो अपना कंटेनर है उस कंटेनर के वॉल्यूम पर कह सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है। कैसे? अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, आर कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। देखें लिखा भी है, डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन। अब डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो इंट्रैक्शन कम ज्यादा होगा, और डिस्टेंस का कम ज्यादा होना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जीज हैं या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज हैं, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो कुल मिलाकर यहां से ये समझ में आया कि अपना जो इंटरनल एनर्जी था किसी भी सिस्टम का, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। उसका काइनेटिक वाला जो पार्ट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल वाला पार्ट जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देखें, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अच्छा, कहीं पर ये स्टेटमेंट आए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आप कहेंगे ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब इसी स्टेटमेंट को अगर ऐसे पूछे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रेशर कहीं बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो अगर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो ऑफकोर्स वो प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा होगा। तो हमने यहाँ केवल वॉल्यूम क्यों लिखा है? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग उन्हीं चीजों को एज ए रिजल्ट लिखते हैं जो आगे यूजफुल हो, या उन्हीं चीजों को ड्राइव करते हैं जो आगे यूजफुल हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में जो रिलेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम लिखा है। होपफुली आपको इंटरनल एनर्जी का ये जो थ्योरी वाला पार्ट ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखें एक चीज, कि अगर आइडियल गैस की बात करें
तो आइडियल गैस किसे कहते हैं? आइडियल गैस डिफाइन करते हैं जब, तो आइडियल गैस हम लोग किसे कहते हैं? ऐसे गैस जो आपस में इंटरेक्ट ही ना कर रहे हो, जो आपस में ना तो अट्रैक्ट कर रहे हो ना ही रिपेल कर रहे हो, वो कहलाते हैं आइडियल गैस। तो क्या आइडियल गैस के केस में ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन है ही नहीं। तो वहां पर केवल कौन सा पार्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यही बातें देखें आगे लिखा हुआ है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाता है। हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। और जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा du इज इक्वल्स टू NCV/dt, ये केवल आइडियल गैस के लिए वैलिड है, क्योंकि यहां पर हमने केवल टेम्परेचर का फंक्शन रखा है, वॉल्यूम का फंक्शन नहीं रखा है, वॉल्यूम वाले पार्ट को जीरो कर दिया। अभी आगे कुछ देर के बाद इसको प्रूफ कर दूंगा, है ना। अब यहां पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए ना, टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो आइडियल गैस के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो ये dt वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि dt आप जीरो रखें, ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ना du या डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि केवल आइडियल गैस के लिए नहीं, सबके लिए वैलिड हो। क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो वैलिड है वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया। अब हम लोग ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो सबके लिए वैलिड हो, और वहीं से फिर ये फॉर्मूला भी प्रूफ होगा। तो अब आप याद करें कि अभी हमने बताया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो दो चीजों का फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अब कोई भी चीज अगर दो चीजों पर डिपेंड करती थी तो उस पर हमने मैथमेटिक्स ऑफ चेंज आपको अप्लाई करना सिखाया था, तो वही अप्लाई करेंगे। जरा देखें, इन जनरल हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो दो चीजों का फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो जब कोई भी चीजें दो चीजों पर डिपेंड कर रही है तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां क्या लिखेंगे? डेल यू अपॉन डेल वी, जो पहला फंक्शन है। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज वाला वीडियो जरूर देख लें, आप खुद से ये लिख लेंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं समझ पा रहे हैं यहां से यहां, तो मैथमेटिक्स ऑफ चेंज हमने दूसरे वीडियो में बताया है, वो जरूर देख लें। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, जो हमारा दूसरा फंक्शन है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। अब देखें, यहां पर कुछ नहीं किया, यहां से यहां आने में हमने बस इस वाले टर्म को पहले लिख दिया, रीअरेंज किया है। बस इस वाले टर्म को पहले लिख दिया और जो पहले लिखा हुआ था उसको बाद में लिखा है, बस रीअरेंज किया है। अब आपको याद होगा हमने सीवी को किस तरह से डिफाइन किया था। सीवी जो हमारा है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1/n क्यू। क्यू कौन सा था हमारा? डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, अपॉन डी टी, है ना। इसको हमने कैसे लिखा था? CVM इजिकल्स टू 1/n डेल यू अपॉन डेल टी। अगर आपको याद हो तो ऐसे लिखा था हमने। यहां से डेल यू अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं? n इंटू CVM लिख सकते हैं, n इंटू CVM लिख सकते हैं, बस वही बात है। ये अपना जो डेल यू अपॉन डेल टी है, इसको हम लोग देखें यहां से वही फॉर्मूला यूज किया है, तो डेल यू अपॉन डेल टी को हम लोग NCVM लिख सकते हैं या NCV लिख सकते हैं। तो इसको आप NCV पुट कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा? du इक्वल्स टू NCV dt प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डॉट डी वी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इसके लिए आप मैथमेटिक्स ऑफ चेंज वाला वीडियो जरूर देख लें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तभी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया इंटरनल एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे वो आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। अब इसमें आप एक चीज देखें, अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पीछे प्रूफ किया है, लिखा है, सॉरी अभी प्रूफ करेंगे। आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये तो डेल यू ही जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आइडियल गैस के लिए हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो आइडियल गैस के लिए ये वाला पार्ट हो गया अपना जीरो। अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो केवल इतना सही बचा या नहीं बचा? तो इसीलिए आप याद करें, आइडियल गैस में मैंने आपको लिखाया था NCVM dt, इतना ही बचा, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें। तो देखें, यही बात आगे लिखी हुई भी है
फॉर आइडियल गैस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। तो डी यू क्या आ गया, एनसीवी dt। अब अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसके लिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो अगेन ये पूरा जीरो हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कोई भी गैस के लिए हो, रियल गैस, आइडियल गैस, कुछ भी हो, आइसोकोरिक प्रोसेस में ये पार्ट पूरा जीरो हो गया। तो अगेन इतना सही फॉर्मूला बचा, क्या, एनसीवीएम dt। तो फॉर एनी सिस्टम अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है इतना ही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आइडियल गैस है तब भी इतना ही फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अलावा अगर रियल गैस है या कुछ और है तो ये पूरा फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो यहां से आपको डी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको ट्राई करना है इसी फॉर्मूला को यूज करके। उसमें आइडियल गैस और रियल गैस दोनों का जिक्र है, दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले आपको खुद से ट्राई करना है। वो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। 1 मोल डायटोमिक गैस है ना, जिसका क्या क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो दोनों दिया हुआ है ना। जूल में आपको फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी, एक बार आइडियल गैस के लिए और एक बार रियल गैस के लिए। तो ये आप लोग ट्राई करके रखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय ऑल, थैंक यू।